सभी को नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका iTop एकेडमी में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में साइंस के टॉपिक कवर किए थे, हमने अब तक साइंस के 2 टॉपिक कवर करे हैं। पहला टॉपिक था दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और दूसरा टॉपिक हमने लिया था रेशे एवं वस्त्र और रेशों से वस्त्रों तक बनाने की प्रक्रिया। आज हम थर्ड टॉपिक लेकर आए हैं सजीव और निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों और जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतु और पौधों में परिवर्तन। तो पिछले 2 वीडियो में तो हमने ये दो टॉपिक कवर कर लिए। आज हम तीसरे टॉपिक में देखते हैं क्या पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है थर्ड टॉपिक में सजीव एवं निर्जीव पदार्थ। देखिए, हमारे आसपास जितने भी जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम उन्हें 2 तरह से डिवाइड करते हैं, सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग। अब नाम से ही पता लग रहा है सजीव और निर्जीव। सजीव अर्थात जिनमें जीवन होगा, निर्जीव जिनमें जीवन नहीं होगा। यानी जिनमें जीवन होता है वो सजीव पदार्थ कहलाए जाएंगे और जिनमें जीवन नहीं होता वो कहलाए जाएंगे निर्जीव पदार्थ। हमारे आसपास जितने भी जंतु हैं या पौधे हैं, उन्हें जो है हम वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत कैसे करते हैं? जैसे हमारे आसपास के जितने भी जीव जंतु हैं जो रहते हैं, उन्हें हम 3 तरह से वर्गीकृत करते हैं कि शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी नाम से ही पता लग रहा है, शाकाहारी जो शाक खाते हों, यानी कि जो साग सब्जी खाते होंगे। मांसाहारी जो मांस खाते होंगे। सर्वाहारी अर्थात जो शाक और मांस दोनों तरह का भोजन ग्रहण करते हैं, वो सर्वाहारी। तो शाकाहारी जंतु में कौन कौन आ जाता है? बकरी, हिरन, चूहा। यानी बकरी, हिरन, चूहा, ये जो एग्जाम्पल हैं, ये बकरी, हिरन और चूहा ये शाकाहारी में आते हैं। शेर, चीता, बिल्ली। शेर तो पूरा मांसाहारी है। शेर तो इतना अपने शिकार का, अपने ये कह लीजिए कि जो अपना शेर शिकार करता है वो उसका मांस ही खाता है, तो शेर तो शाकाहारी हो ही नहीं सकता, शेर या चीता। बिल्ली भी मांसाहारी है। इसमें ध्यान रखिएगा, चूहा शाकाहारी है। कभी आप चूहे को मांसाहारी में मान लीजिए, चूहा मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। बिल्ली मांसाहारी है। चूहा और बिल्ली ये मैंने अंडरलाइन इसलिए किए हैं क्योंकि चूहा, हमें नाम से ऐसा लगता है कि चूहा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खा सकता है। ऐसा हो सकता है कि चूहा मांसाहारी है, जबकि चूहा मांसाहारी नहीं है, चूहा शाकाहारी है। और बिल्ली जो है वो बिल्ली शाकाहारी नहीं है। हम नाम से ऐसा लग सकता है कि बिल्ली जो है वो शाकाहारी है, जबकि बिल्ली शाकाहारी ना होके मांसाहारी है। सर्वाहारी में मनुष्य आ जाते हैं, जैसे कि हम साग सब्जी भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, तो मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। और कॉकरोच भी सर्वाहारी है। यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तीनों के तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है, चूहा, बिल्ली और कॉकरोच। देखिए, पेड़ पौधे जो होते हैं वो तो हमें पता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, तो वो स्वपोषी कहलाएंगे। जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे वो स्वपोषी। और पेड़ पौधे ही एकमात्र ऐसे पदार्थ कह लीजिए या जीव कह लीजिए जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो क्या कहलाए जाएंगे? स्वपोषी। अब जो सजीव होते हैं उनके कुछ लक्षण दिए हुए हैं, आइए जल्दी से उन पे भी हम पढ़ लेते हैं। श्वसन क्या होता है? श्वसन में हम जो भोजन ग्रहण करेंगे उस भोजन से हमें एनर्जी लेनी होती है। तो श्वसन में मेनली होता है जो हमने खाना खाया है उससे हमें एनर्जी कैसे प्राप्त करी जाए, वो श्वसन के अंतर्गत आता है। मान लीजिए बाइक है, हमने बाइक चलती कैसे है? बाइक में पेट्रोल से चलती है, लेकिन केवल बाइक में पेट्रोल डालना काफ़ी थोड़ा ही है। बाइक में पेट्रोल अंदर जाके जलता भी तो है, तो पेट्रोल का जलना बाइक को फ्यूल देता है, ईंधन देता है, तभी तो बाइक चलती है। तो इसी तरह से अगर हमने खाना खाया है तो केवल उस खाने से ही, खाना खाना ही तो काफ़ी नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे जो उस खाने का डाइजेशन होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो उस क्रिया को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन गैस के द्वारा जो हमने खाना खाया है उसका जलना, वो क्या कहलाया जाएगा? ऑक्सीडेशन। इसमें हमें क्या मिलती है? एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसमें यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ऑक्सीडेशन में कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यूज़ कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। मनुष्य जो होते हैं वो फेफड़ों से, लंग्स से सांस लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मनुष्य हैं वो फेफड़ों से सांस लेते हैं। मछली गलफड़ों से सांस लेती है। मेंढक त्वचा से सांस लेता है। तो इसमें मछली और मेंढक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि मछली किससे सांस लेती है? फेफड़ों से। ऑप्शन दे देंगे, गलफड़े, फेफड़े, त्वचा, इनमें से कोई नहीं, तो हमें क्या लगाना होगा? गलफड़े। जितने भी ज़मीन पर रहने वाले जंतु होंगे वो सब किससे सांस लेंगे?
फेफड़ों से। और पौधे की निचली, पौधे किससे सांस लेते हैं? पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। पौधे लेते हैं पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित पर्णरंध्र। पौधों पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पौधों की पत्तियां जो होती है उसकी निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पर्णरंध्र। तो पौधे पर्णरंध्रों की सहायता से श्वसन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। अपशिष्ट मतलब, अपशिष्ट से अर्थ है बेकार के, जो पदार्थ बेकार के होते हैं उनका बाहर निकल जाना, वो कहलाया जाता है उत्सर्जन। जो हमने भोजन ग्रहण किया है, ज़रूरी नहीं है उस भोजन से सब हमें पोषण ही मिले, उस भोजन से पोषण लेने के पश्चात जो कुछ बचता है वो अपशिष्ट पदार्थों में गिना जाता है। मान लीजिए हम जूस निकालते हैं, अनार का हमने जूस निकाला, तो अनार को जब हम जूसर में डालेंगे तो जो अनार का लिक्विड पार्ट है वो जूस में बन गया, बाकी जो उसके बीज हैं वो तो वेस्ट हो जाते हैं। तो उसी तरह से वो अपशिष्ट पदार्थ कहलाया जाएगा। अनार के जूस में अगर हम अपशिष्ट पदार्थ देखें तो अनार के बीज हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ हैं। इसी तरह से जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, यानी जंतु जो उत्सर्जन करते हैं वो मलमूत्र से करते हैं, पसीने से और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा करते हैं। 3 तरह से जंतु उत्सर्जन करते हैं। पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। पौधे उत्सर्जन करते हैं गोंद के रूप में। कुछ पौधे आपने देखा होगा गोंद निकलता है उन पौधों से, रबर के रूप में, रेजिन और टैनिन के रूप में। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गोंद, रबर, रेजिन और टैनिन। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे डेली यूज़ में भी खाने पीने की चीज़ों में काम आते हैं। पौधों के लिए वो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे हींग एक रेजिन है, पौधों के लिए वो अपशिष्ट है, तभी तो उन्होंने उसका उत्सर्जन किया, तभी तो बाहर निकाला। लेकिन मनुष्य के लिए हींग का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमारे लिए उपयोगी पदार्थ हुआ। तो पौधे जो हैं वो भी उत्सर्जन करते हैं। कत्था टैनिन है। इसमें ये याद रखिएगा, इसके ऊपर एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से रेजिन है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देते हैं जिसमें से हींग सही होता है। अगला आता है संवेदनशीलता। अब पेड़ पौधे हुए या सजीव हुए वो क्या है? संवेदनशील भी होते हैं। संवेदनशीलता से मतलब यहाँ पे है, मान लीजिए हम हैं, इंसान हैं, हमें सर्दी का एहसास होता है तो हमें ठंड लगती है, गर्मी का एहसास होता है, पसीना आता है, तो हम तापमान के प्रति संवेदनशील हैं। हमारी बॉडी को ये पता लग रहा है कि आज टेम्परेचर कम है, आज टेम्परेचर ज़्यादा है, उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है वो महसूस करती है टेम्परेचर को। इसी तरह से पेड़ पौधे भी संवेदनशील होते हैं। पेड़ पौधों को भी महसूस देता है क्या कि संवेदनशीलता होती क्या है? उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया। जो बाहरी उद्दीपन होते हैं, जो बाहर के फैक्टर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी क्रिया करती है उसे हम बोलते हैं संवेदनशीलता। जैसे हमारी बॉडी पे सुई चुभी तो हम एकदम से हमें दर्द होता है, तो वो क्या है? संवेदनशील ही तो है हम। इसी तरह से पौधे भी संवेदनशील होते हैं। पौधे संवेदनशील होते हैं स्पर्श के प्रति, मतलब पौधे को अगर हम स्पर्श करेंगे, छूते हैं, तो वो संवेदनशीलता महसूस करते हैं। ताप के प्रति, टेम्परेचर के प्रति, टेम्परेचर को का भी संवेदनशीलता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रकाश हो गया, प्रकाश के प्रति भी पौधे संवेदनशील होते हैं। ध्वनि, विद्युत के प्रति, इन सब के प्रति पौधे संवेदनशील होते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है छुई मुई। छुई मुई को लाजवंती भी कहते हैं। लाजवंती नाम इसका इसलिए पड़ा, लाजवंती लज्जा यानी शर्म से झुकना, तो इसलिए इसका नाम लाजवंती पड़ गया होगा। वैसे इसका नाम है छुई मुई। छुई मुई स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती है। जैसे हम छुई मुई को छूते हैं, छुई मुई के पत्तियों को, वो एकदम से, छुई मुई की पत्तियां ऐसे खुली रहती हैं, लेकिन जब हम उसे छूते हैं तो छुई मुई की पत्तियां बंद हो जाती हैं। रात रानी, रात रानी नाम से ही पता लग रहा है, रात रानी, रात की रानी, यानी ये रात में ही खिलती है, दिन में ये बंद रहती है, तो ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। संवेदनशीलता जो होती है वो जीवों का एक नेचुरल स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है। जैसे मनुष्य का स्वभाव होता है प्राकृतिक संवेदनशील होना, उसी तरह से जंतु, पेड़ पौधों का भी होता है। नेक्स्ट आता है वृद्धि। वृद्धि समय के साथ आकार में बढ़ना वृद्धि होता है। वृद्धि नाम से पता लग रहा है, वृद्धि यानी कि बढ़ना, गति करना। वृद्धि में केवल ऐसा नहीं है कि वृद्धि जो है वो केवल जीव जंतु करते हैं, पौधे भी वृद्धि करते हैं। पौधों में वृद्धि होती है जब तो पौधे बड़े बनते हैं। जब हम बीज बोते हैं किसी पौधे का तो वो धीरे धीरे ही तो बड़ा बनता है, तो वही तो वृद्धि है। मान लीजिए हमने किसी पौधे का बीज बोया है, वो अंकुरित होगा, अंकुरित होकर थोड़ा और छोटा पौधा बनेगा, फिर बड़ा बनेगा, फिर धीरे धीरे पेड़ बनता जाएगा, तो उसी को तो हम वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि जो है वो पेड़ पौधों में जीवन पर्यंत होती है। पेड़ पौधों की वृद्धि कभी नहीं रुकती। पेड़ पौधे जीवन भर वृद्धि करते हैं, वो बढ़ते रहते हैं। जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। यहाँ पे जंतु का मतलब मनुष्य भी है। कभी आप जंतु का मतलब जंतु ही ले लें, यहाँ पे मनुष्य भी है जंतु का मतलब। तो जंतुओं में एक निश्चित वृद्धि होती है, निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। मनुष्य है, मनुष्य में वृद्धि जो होती है एक निश्चित आयु तक ही तो होती है।
एक निश्चित आयु के बाद जो है वृद्धि वो बंद हो जाती है होनी। अगला टॉपिक आता है प्रजनन। प्रजनन, पेड़ पौधे और जंतु दोनों ही प्रजनन करते हैं, यानी अब प्रजनन का मतलब क्या है, अपने समान जीव उत्पन्न करना, अपने जैसा जीव उत्पन्न करना। वो पेड़ पौधे और जंतु दोनों करते हैं, पौधे भी करते हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे की शाखा फूट जाती है, वो प्रजनन ही तो है, पौधे से दूसरा पौधा बनना, शाखा बनना। अब आता है कुछ जंतु और पौधे और उनकी आयु। हमें देखना है कि जंतु और पौधे जो हैं उनकी आयु कितनी कितनी है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ही मैंने लिखे हैं। जैसे चूहा है, चूहे की आयु जो होती है 4 से 5 वर्ष होती है। चूहा 4 से 5 वर्ष तक ही जीता है। तोता 14 से 15 वर्ष तक जीता है। कुत्ते की आयु 16 से 18 वर्ष तक होती है। बंदर 20 से 25 साल तक जीता है। बिल्ली 25 से 30 साल तक। घोड़े की जो आयु होती है वो 30 से 40 वर्ष तक की मानी जाती है। हाथी की 70 से 90 वर्ष। कमाल है, एक हाथी 70 से 90 साल तक जीता है, सोच के देखिए। कछुआ 120 से 150 वर्ष तक, सबसे ज़्यादा जो जीता है जीवन काल है वो कछुए का है। 120 से 150 वर्ष तक एक कछुआ जी सकता है। मनुष्य की आयु 60 से 70 वर्ष। वैसे आज के टाइम में मनुष्य की आयु 60 से 70 वर्ष ही है। पहले टाइम के लोग 100 वर्षों तक भी जी जाते थे, लेकिन आज के दौर को देखते हुए मनुष्य की आयु 60 से 70 वर्ष ही है। गेहूँ की जो फसल होती है या पौधा होता है वो 5 माह के अंदर अपना जीवन काल पूरा कर लेता है। बरगद का पेड़ जो है वो 100 से 200 वर्ष तक जीता है। और सिकोया का वृक्ष है वो 3000 से 4000 वर्षों तक जीवित रहता है। सोच के देखिए, 3000 से 4000 वर्ष, कितना ज़्यादा समय होता है। इसमें कछुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कछुआ जो है वो सबसे ज़्यादा समय तक जीता है। अब देखते हैं सजीव और निर्जीव के लक्षणों का कंपेयर, इनकी तुलना। सजीव और निर्जीव, एक तरफ हमने सजीव लिख दिया, एक तरफ निर्जीव लिखा है। पोषण, सजीवों में पोषण होता है, हाँ बिल्कुल होता है। जितने भी सजीव पदार्थ हैं, जीव जंतु हैं, पौधे हैं, वो सब पोषण कर लेते हैं, तो तभी तो बढ़ते हैं, वो पोषण करते हैं। तो सजीवों में पोषण होता है, निर्जीवों में पोषण नहीं होता। श्वसन, सजीवों में होता है श्वसन, और निर्जीवों में कोई श्वसन नहीं होता। जब उनमें पोषण ही नहीं उन्हें ज़रूरत है तो श्वसन कैसे हो जाएगा। आगे आता है वृद्धि सजीवों में वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब बताया था कि आकार में बढ़ना। वृद्धि होती है, पेड़ पौधों में होती है, जंतुओं में होती है। निर्जीवों में कोई वृद्धि नहीं होती। उत्सर्जन, सजीव जो होते हैं वो उत्सर्जन करते हैं, यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। निर्जीव कोई उत्सर्जन नहीं करते। संवेदनशीलता, सजीवों में संवेदनशीलता होती है। सजीव जो होते हैं वो उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होते हैं। सजीवों को महसूस देता है, तापमान का प्रभाव पता लगता है सजीवों को, स्पर्श का प्रभाव पता लगता है, जबकि निर्जीवों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रजनन, सजीवों में प्रजनन होता है, जबकि निर्जीवों में प्रजनन नहीं होता। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, कोशिका। कोशिका क्या होती है? कोशिका जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। हमारा जो शरीर है वो जिस चीज़ से बना होता है वो कोशिका कहलाती है, सबसे छोटी इकाई। मनुष्य का शरीर जो है वो बना हुआ तो होता है किसी ना किसी चीज़ से, तो जो सबसे छोटी इकाई है जिससे भी हमारी बॉडी बनी हुई है, उसका सबसे छोटा भाग वो कहलाया जाता है कोशिका। जैसे कि दीवार जो होती है वो ईंटों से बनी होती है, तो जितनी भी ईंटें लगेंगी उनसे हम एक दूसरे के ऊपर रख के ही तो दीवार बनाते हैं। तो एक ईंट को मान लीजिए कि दीवार की कोशिका है एक ईंट। उसी तरह से मनुष्य के शरीर की जो कोशिका है वो सबसे छोटी इकाई है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ही हमारा शरीर बनता है। जो जीवित कोशिका होती है, कोशिकाएं में जीवन होता है, ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जीवित कोशिका में श्वसन भी होता है, पोषण होता है, उत्सर्जन होता है और वृद्धि होती है। कोशिकाएं श्वसन भी करती हैं, पोषण करती हैं, उत्सर्जन और वृद्धि करती हैं। अगला आता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव कौन से जीव होते हैं? जो एक कोशी के जीव होते हैं। देखिए, हम मनुष्य है, मनुष्य का शरीर, मैंने बताया कि जीवों के शरीर की छोटी इकाई तो कोशिका है। तो एक इकाई या एक कोशिका जो होगी, जो जीव जंतु एक कोशिका से बना होगा वो तो सूक्ष्म जीव होगा। लेकिन जो मनुष्य है उसका शरीर एक कोशिका से नहीं बना हुआ, उसका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ऐसी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर ही हमारा शरीर बनाती हैं। तो मनुष्य बहुकोशिकीय होता है, जबकि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जिनमें केवल एक कोशिका होती है। जैसे कि इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, यीस्ट, क्लेमाइडोमोनास और जीवाणु। ये सभी जो उदाहरण हैं ये सूक्ष्म जीव के हैं।
इसमें एक नोट है छोटा सा, सबसे छोटी कोशिका। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका है जीवाणु और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट टॉपिक है सजीवों का वर्गीकरण। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जहाँ तक हमारी उम्मीद है हम ये टॉपिक पूरा कर लें, देखते हैं वो। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ कवर किया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। लाइक के बिना वीडियो छोड़कर ना जाएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। यदि आपका कंटेंट को लेकर कोई सुझाव है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखें कि आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं और इसके अंदर और क्या चीज़ें आप देखना चाहेंगे।